Okay, so let's start with the super quick revision charge of GST chapter. नया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। चार्ज ऑफ जीएसटी चालू करता है, ठीक है। अभी ये वाले चैप्टर के अंदर हम मेनली दो सेक्शंस देखने वाले हैं, सेक्शन नंबर 9 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड सेक्शन नंबर 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। मेनली ये दो सेक्शंस देखने वाला है, ठीक है। इसके अंदर है ना, खाली इतना ध्यान रखना, सेक्शन नंबर 9 के साथ साथ उसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन हम आईजीएसटी एक्ट के अंदर का भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, सेक्शन 10 का कोई करस्पॉन्डिंग सेक्शन नहीं है, बट सेक्शन 9 का है, ठीक है। अभी चार्ज ऑफ जीएसटी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर क्या पढ़ लिया था, गुड्स का क्या डेफिनेशन है, सर्विसेज का क्या डेफिनेशन है, वो हो गया। क्या ट्रांजैक्शन सप्लाई है, क्या ट्रांजैक्शन सप्लाई नहीं है, वो हमारे ऑलरेडी पढ़ के हो चुका है। एंड अभी हमको पता है कि अगर कोई भी एक ट्रांजैक्शन अगर सप्लाई है तो उसके ऊपर जीएसटी तो आना ही है, ठीक है। अभी जीएसटी आना है तो मैम कैसे आएगा, कौन सा टैक्स आएगा, क्या क्या स्कीम्स हमारे पास अवेलेबल है, कौन उसमें टैक्स भरेगा, वो सारी की सारी चीजें हम ये वाले चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर पढ़ने वाला है, ठीक है। अभी इसके अंदर सबसे पहले तो सप्लाई का टाइप्स आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। सप्लाई दो टाइप्स का होता है, एक हो गया आपका इंटर स्टेट सप्लाई, दूसरा हो गया आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब विद इन द सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी। क्या विद इन द सेम स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अगर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, मैं जहां पे बैठी हूं और जहां पे मैं सप्लाई दे रही हूं, अगर वो दोनों एक ही स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई बोल देंगे, एंड वो केस में सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन मैं जहां पे बैठी हुई हूं एंड जहां पे मैं सप्लाई दे रही हूं, ये दोनों दो अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में, तो उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे एंड उसके ऊपर आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दे दिया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेक्चर्स। हमको एक डेफिनेशन यहाँ पे पहले फिलहाल जो करना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। अच्छा मैम, हम इंडिया का डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी देख लिया था ना। अभी तो हमारा जीएसटी लॉ पूरे के पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है, ठीक है। अभी जीएसटी लॉ के अंदर अलग अलग एक्ट्स आए थे, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट्स, यूटी जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं आपको स्टेट जीएसटी एक्ट बोलूं, एस जीएसटी एक्ट बोलूं, तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट को एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मैं आपको यूटी जीएसटी एक्ट बोलूं तो वो कॉल डी एंड अदर्स हमारी यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल हो जाएगा, जिनका कोई स्टेट लेजिस्लेचर था ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सीजीएसटी या आईजीएसटी की बात करूं, सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, अगर मैं इसकी बात करूं तो कैन वी से दिस विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। तो अब उसके लिए हमको समझना है भाई इंडिया के अंदर इंक्लूड क्या क्या होगा, ठीक है। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले इंडिया की लैंड टेरिटरी इंक्लूड होगी, जो आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोली हुई है। नॉर्थ से लेके साउथ हो गया, वेस्ट से लेके ईस्ट हो गया, ये सब का सब इंडिया के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इंडिया के लैंड टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। अभी इंडिया के आजू बाजू में जो वाटर्स है, टेरिटोरियल वाटर्स वगैरह, क्या वो भी इंडिया का पार्ट होता है? तो हाँ, कुछ डिस्टेंस तक का जो हम बोलते हैं ना, ओशन के अंदर जाए या सी के अंदर जाए, तो वो भी हमारा इंडिया का ही पार्ट है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं टेरिटोरियल वाटर्स, ठीक है। टेरिटोरियल वाटर्स मतलब जो हमारे बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, वो टेरिटोरियल वाटर्स है, वो हमारा पानी है, ठीक है। वो इंडिया के डेफिनेशन के अंदर आएगा। मतलब वहां पे अगर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। वो टेरिटोरियल वाटर्स के नीचे का जो सबसॉइल है, सी बेड है, वो भी इंडिया के डेफिनेशन के अंदर आता है, ठीक है। फिर उससे हम थोड़ा सा और आगे चलता है, कंटेजियस जोन हो गया जो जाता है अप टू 24 नॉटिकल माइल्स, वो भी इंडिया का पार्ट हो गया। फिर उससे हम थोड़ा सा और आगे जाए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो एकदम डीप वाटर्स हो गया ना, जिसके अंदर जैसे आपका ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह होता है एंड ये सब, वो भी अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, वो हमारा भारत का पार्ट है, वो हमारे इंडिया का पार्ट है, एंड वो इंडिया के डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो लैंड हो गया, वाटर हो गया, अब बचा हवा, एयर स्पेस, ठीक है। अभी जैसे हमारी फ्लाइट्स वगैरह ऑपरेट करती है, तो क्या उस पर भी जीएसटी आएगा? तो आंसर इज यस, आएगा, क्योंकि इन लोग क्या बोल रहे हैं, हमारा जो लैंड टेरिटरी है, वो लैंड टेरिटरी के ऊपर का जो एयर स्पेस है वो हमारा है, और हमारा जो टेरिटोरियल वाटर्स था 12 नॉटिकल माइल्स तक जो जा रहा था, 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर का जो एयर स्पेस है, सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स, हाँ, उसके ऊपर का जो एयर स्पेस है वो भी हमारे भारत का पार्ट होगा, ठीक है। तो यहां तक अगर कुछ भी जीएसटी, यहाँ पे कुछ भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोविजंस हो रहा है तो भाई उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बियॉन्ड, अभी उसके बियॉन्ड तो वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो हमारे इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा। और फिर उसके बाद में आपके ये सुपर क्विक रिविजन नोट्स के अंदर दिया हुआ है एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट ऑफ जीएसटी लॉ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। सीजीएसटी एंड आईजीएसटी का अगर हम बात करेंगे तो वो पूरे भारत को एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। एसजीएसटी की अगर मैं बात करूं तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को एप्लीकेबल हो जाएगा। यूटीजीएसटी की अगर मैं बात करूं तो वो यूनियन टेरिटरीज को एप्लीकेबल हो जाएगा, कॉल डी एंड अदर्स, जो मैंने आपको पहले वाले चैप्टर के अंदर बताया था, ठीक है। अभी चलो, अभी स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 9, ठीक है। ओवरव्यू देगा, ये पूरा का पूरा टेबल आपको सिर्फ ओवरव्यू देगा
सेक्शन नंबर 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट रहेगा एंड इसका जो करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस रहेगा वो सेक्शन नंबर 5 ऑफ आईजीएसटी के, मैंने आपको हेडिंग के अंदर ही बता दिया था। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 9(1) खाली क्या बोलता है, अगर आप कोई भी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस करते हो तो उसके ऊपर सीजीएसटी एप्लीकेबल होना। देखो इंट्रास्टेट कर रहे हो तो एक पार्ट तो सीजीएसटी रहेगा, दूसरा पार्ट एसजीएसटी रहेगा। एक पार्ट सीजीएसटी रहेगा तो दूसरा पार्ट यूटीजीएसटी भी हो सकता है। तो जब भी आप इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तब आप सीजीएसटी उसके ऊपर एप्लीकेबल कर दोगे। सीजीएसटी क्या अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होगा, तो सीजीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी डिटरमाइंड इन सेक्शन नंबर 15 जो हम वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर पढ़ने वाला है। ठीक है, एंड मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी जो आपका रहेगा वो 20% है। ठीक है, ये आपका एक तरह से ना जीएसटी रेट का आधा हो गया, क्योंकि पता है ना आईजीएसटी इज द टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सिर्फ सीजीएसटी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, हम मैक्सिमम कितना लेवी कर सकते हैं, हम मैक्सिमम लेवी करेंगे वो रहेगा 20%। ठीक है, अभी तक 28% टोटल है, मतलब सीजीएसटी 14% है, बट इनके पास में पावर्स है कि ये लोग कभी भी 20% तक लेके जा सकते हैं। और सेक्शन नंबर 9(1) के अंदर ये भी बोल दिया है कि जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था दिस इज टोटली आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, ये बोला हुआ है सेक्शन 9(1) ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर। अब उसी के करस्पॉन्डिंग प्रोविजन के ऊपर चलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 5(1) ऑफ द आईजीएसटी। अभी आईजीएसटी मतलब सीधी सी बात है कि ये इंटरस्टेट के बारे में बात करने वाली है। तो 5(1) क्या बोल रहा था कि जो भी आप इंटरस्टेट सप्लाई करोगे उसमें आईजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। IGST will be calculated on the transaction value which will be again determined in section number 15। ठीक है, फिर उसके बाद में IGST का मैक्सिमम रेट अब कितना हो जाएगा, अप्लाई करो ना लॉजिक, IGST का मैक्सिमम रेट हो जाएगा अभी 40% एंड ये अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर ये भी नहीं लगने वाला। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा चीज बोली हुई है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज बोली हुई है आपके आईजीएसटी प्रोविजंस के अंदर कि भाई जब भी आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, मतलब इंपोर्ट, ठीक है, व्हेनेवर यू आर डूइंग इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो वो केस में आपका आईजीएसटी तो एप्लीकेबल होना ही है, प्लस उसके साथ साथ आपका इंपोर्ट ड्यूटी भी एप्लीकेबल होता है, कस्टम्स ड्यूटी भी एप्लीकेबल होता है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जिसको आप बोलते हो वो भी तो एप्लीकेबल होता है। तो इन्होंने बोला हाँ ठीक है ना, तो दोनों एप्लीकेबल होंगे। फिर उन्होंने बोला भाई अगर आप कोई डीमेरिट प्रोडक्ट्स या कोई लग्जरी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो तो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इन लोग एक और चीज, अब इन्होंने एक प्रोवाइजर डाल के बोला कि भाई कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कुछ ऐसे गुड्स होता है जिसके ऊपर कस्टम्स एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ कुछ ऐसे स्पेसिफाइड गुड्स है जिसके ऊपर कस्टम्स एप्लीकेबल नहीं होता अगर आप उसको इंपोर्ट कर रहे हो। तो मानो इंटेंजिबल गुड्स हो गया, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हो गया, कसिनो वगैरह का हो गया, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या आईजीएसटी भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्या? जीएसटी डिपार्टमेंट बोलता है ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल हुआ तो ही आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। उन्होंने बोला अगर ऐसा कोई भी गुड्स है जिसके ऊपर कस्टम ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है तो भी भाई साहब उसके ऊपर आईजीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 9(1) ऑफ सीजीएसटी एंड सेक्शन नंबर 5(1) ऑफ आईजीएसटी। अब 9(2) एंड 5(2) पे चलते हैं। ठीक है, ये सेम ही है, खाली 9(2) इंट्रास्टेट के बारे में बात करेगा, 5(2) इंटरस्टेट के बारे में बात करेगा। ये लोग बोल रहे हैं वो जो आपके 5 प्रोडक्ट्स है ना, पेट्रोलियम वगैरह, वो वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी फिलहाल तो एप्लीकेबल नहीं है, पर जिस दिन से भी जीएसटी काउंसिल ने उसको रेकमेंड किया और गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया तो उस दिन से उसके ऊपर भी जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, फिर 9(3) एंड 5(3) ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक बड़ा पार्ट ऑफ द चैप्टर जो हम आगे पढ़ने वाला है। 9(3) एंड 5(3) के अंदर इन्होंने क्या बोल दिया कि भाई कुछ कुछ ऐसे गुड्स एंड कुछ कुछ ऐसे सर्विसेज है जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा बाय वे ऑफ अ नोटिफिकेशन, एंड गवर्नमेंट बोलेगा कि ये वाले ट्रांजैक्शंस के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल सिनेरियो एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मतलब वो वाला मैकेनिज्म है जहां पे रेसिपिएंट जाके गवर्नमेंट को टैक्स भरता है। नॉर्मल केस में तो क्या होता है, जो सप्लायर होता है मैं आपसे कलेक्ट करूंगी टैक्स और मैं जाके गवर्नमेंट को भरती हूँ, लेकिन आरसीएम के अंदर क्या होगा, जो रेसिपिएंट होता है ना वो जाके गवर्नमेंट को टैक्स भरता है। तो यहाँ पे हम कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स एंड कुछ लिस्ट ऑफ सर्विसेज पढ़ेंगे आगे चैप्टर के अंदर जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही सेक्शन नंबर 9(4), ठीक है, सेक्शन नंबर 9(4) एंड सेक्शन नंबर 5(4) बोलता है कि वो लोग है ना कोई एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिफाई करेंगे। जैसे फिलहाल तक है ना इन लोग ने इसके अंदर बिल्डर को नोटिफाई किया है, बोला है कि बिल्डर अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड परचेजेस कर रहा है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ भी गुड्स ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है, तो भाई हमने बिल्डर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है कि तुमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाके गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अनरजिस्टर्ड पर्सन था जिससे हमने खरीदा था, तो उसने तो कोई टैक्स हमसे लगाए कलेक्ट ही नहीं किया होगा, तो गवर्नमेंट का तो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया। तो बोलते कोई बात नहीं, बिल्डर तो रजिस्टर्ड है, तो बिल्डर जाके उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरेगा। ठीक है, एंड वैसे ही फिर वहां पे सेक्शन नंबर 9(5) एंड सेक्शन नंबर 5(5)
यहाँ पे उन्होंने बोला है कुछ ऐसे 5 सर्विसेज है, ठीक है, कुछ ऐसे 5 सर्विसेज है जो अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ने, कुछ ऐसे 5 सर्विसेज है जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर ने एक कस्टमर को प्रोवाइड किया है थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। जैसे मानो एक कैब ड्राइवर है, उसने ओला के थ्रू हमको कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है। एक होटल वाला बंदा है जिसने गो आई बीबो या मेक माई ट्रिप ऐप के थ्रू मुझे कोई होटल सर्विसेज, अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड किए, तो वो 5 सर्विसेज ऐसे सर्विसेज है जो 9(5) एंड 5(5) के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड है एंड उसमें टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर ना आते हुए ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर चली जाएगी। समझ रहा है ना? तो ये लोग यही बोलने का कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ ये 5 केसेस में जहां पे आपने इको के थ्रू सर्विस प्रोवाइड किया है तो वहां पे टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी, टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका ओवरव्यू हो गया, ठीक है। ये आपका सेक्शन नंबर 9 का एक तरह से ओवरव्यू हो गया, जिसके अंदर हम सेक्शन 9(1), 9(2) एंड 9 ये सेक्शन नंबर 9(1) एंड 9(2) तो हम नहीं करने वाले क्योंकि वो डिटेल में बता दिया था। अब 9(3) के अंदर हमने ये देखा था कि भाई कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम आने वाला है, वो वाले पॉइंट अभी हम यहाँ पे डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो 9(3) एंड 5(3) के अंदर जाएगा और फिर बिल्डर वाला पॉइंट 9(4) एंड 5(4) के अंदर चला जाएगा। अभी देखो ना यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया है, कुछ ऐसे गुड्स है एंड कुछ ऐसे सर्विसेज है, ठीक है। कुछ ऐसे गुड्स एंड कुछ ऐसे सर्विसेज है जहां पे सप्लायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, सप्लायर खाली अपने गुड्स का वैल्यू कलेक्ट करेगा रेसिपिएंट से, वो खुश हो जाएगा मस्त मगन एकदम, ठीक है। और जो रेसिपिएंट होगा अब उसका बर्डन बढ़ गया, पहले तो उसने वैल्यू ऑफ गुड्स पे किया सप्लायर को, अब वही वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर उसको जाके गवर्नमेंट को भी अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा। वो टैक्स उसको पे करना है केवल और केवल कैश में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसको कैश में टैक्स पे करना है। वो आईटीसी यूज करके तो इसको नहीं पे कर सकता है आरसीएम का टैक्स लायबिलिटी को, लेकिन एक बार उसने आरसीएम का टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर दिया तो उसके बाद में वो उसने जितना भी टैक्स भरा होगा कैश में वो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट इमीडिएटली सेम मंथ के अंदर ले सकता है, ठीक है। तो एज सच किसी को कुछ लॉस नहीं हो रहा, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर से रेसिपिएंट के ऊपर शिफ्ट हो गया। अब देखते हैं कौन से गुड्स में अगर डीलिंग अगर होता है, ठीक है, कौन से गुड्स में अगर डीलिंग होता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। तो पहला गुड्स उन्होंने यहाँ पे बोला है कैश्यू नट्स, वेदर शेल्ड, पील्ड, छिला हुआ हो, कवर के साथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉट शेल्ड और पील्ड, जो नहीं किया हुआ है, ये अगर किसी ने प्रोवाइड, जैसे ये फार्मर है, एग्रीकल्चरिस्ट है, अगर ये इसने प्रोवाइड किया हुआ है टू द रजिस्टर्ड पर्सन, फिर बीडी रैपर लीव्स है, टोबैको लीव्स है, रॉ कॉटन है, जब इन्होंने प्रोवाइड, जब ये फार्मर एग्रीकल्चरिस्ट ने कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया तो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू गो टू द रजिस्टर्ड पर्सन, एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, मतलब रेसिपिएंट वहां पे टैक्स पे करेगा, ठीक है। फिर वैसे ही लॉटरी टिकट्स का सप्लाई किया, जैसे गवर्नमेंट ने मानो कोई भी लॉटरी एजेंट को या डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किया है तो लॉटरी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स ऑन द सेम। फिर वैसे ही सिमिलरली उन लोग ने बोला सिल्क यार्न, मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क यार्न है, उसने कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया हुआ है तो रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, यानी सिल्क यार्न मैन्युफैक्चरर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी। फिर वैसे यूज्ड व्हीकल्स है, सीज्ड गुड्स है, कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, पुराना गुड्स है, वेस्ट एंड स्क्रैप है, ये अगर गवर्नमेंट ने सप्लाई किया है, गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ध्यान रखना जब भी आएगा था फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाता है। गवर्नमेंट ने अगर ये सप्लाई किया है कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से टाई डाई फिश ले रहा है एंड जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा वो टैक्स पे करने का, ठीक है। फिर एसेंशियल ऑयल्स है, ठीक है, एसेंशियल ऑयल जैसे पेपरमिंट वगैरह का ऑयल हो गया, अदर देन साइट्रस फूड वाला, फ्रूट वाला, अगर ये सप्लाई किया है कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पर्सन अगर ये सप्लाई किया टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑन द रजिस्टर्ड पर्सन। एंड जब भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जनरली ये बैंक्स के बीच में होता है, सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, आपने पढ़ा होगा पिछले वाले चैप्टर के अंदर, अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट का ट्रेडिंग हो रहा है बिटवीन 2 रजिस्टर्ड पर्संस तो वहां पे भी रेसिपिएंट जो भी रहेगा उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा टू पे द टैक्सेस, ठीक है। तो ऐसे कुछ गुड्स है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, जो गुड्स ये लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, जो गुड्स ये लिस्ट के अंदर नहीं है उसके ऊपर तो बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर अभी लिस्ट ऑफ सर्विसेज देख लेते हैं जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। इसके अंदर 16 पैराज आने वाला है, आपको काइंड ऑफ ये याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हो गया आपका
जीटीए सर्विसेज, ठीक है। अभी अगर मानो हमको कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे बाय रोड, और अगर मैंने कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मदद लिया, तो जीटीए इज प्रोवाइडिंग GTA services, transportation services, if it is providing to 7 specified recipients, 7 लोगों को अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, 7 लोगों को अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पे जीटीए आरसीएम के अंदर टैक्स भरेगा। सॉरी, वहां पे रेसिपिएंट आरसीएम के अंदर टैक्स भरेगा, रेसिपिएंट टैक्स भरता है ना, जीटीए तो सप्लायर हो गया। अच्छा, अगर अदर देन 7 पर्सन हो गया तो आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा वहां पे, ठीक है। अब मैम पहले बता दो ना, ये 7 लोग कौन है। अगर जीटीए ने ये 7 लोगों को सर्विस प्रोवाइड किया है, मानो कोई फैक्ट्री है रजिस्टर्ड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, कोई सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ, ठीक है। कोई भी दूसरा रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई भी पर्सन होने दो लेकिन जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट होने दो, कोई पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द वेदर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, एंड कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब वो बंदा जो टेम्परेरी पीरियड के लिए इंडिया में बिजनेस करने वाला है, इंडियन ही है और इंडिया में वो टेम्परेरी पीरियड के लिए बिजनेस करने वाला है, तो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। तो अगर जीटीए ने ये 7 लोगों को जीटीए सर्विसेज प्रोवाइड किया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स इज ऑन दीज 7 पीपल, ठीक है। और अदरवाइज मानो जीटीए ने कोई दूसरे कोई सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है, मानो जीटीए ने कोई इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया है जो अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीटीए का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा टू पे द टैक्सेस, ठीक है। लेकिन अगर महान जीटीए ने बोला नहीं नहीं मुझे ही रजिस्ट्रेशन लेना है एंड मैं ही टैक्स पे करूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन जीटीए को जहां पे बेनिफिट मिल रहा था कि भाई तुम रजिस्ट्रेशन मत लो, तो फिर वहां पे तो अगर 7 लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किया हुआ है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर जीटी ने सर्विस प्रोवाइड किया टू एनी पर्सन अदर देन दो 7 पीपल, तो फिर वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। एक और एक्सेप्शन है वहां पे, मानो जीटीए ने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया था, याद है एक रजिस्टर्ड पर्सन करके एक पॉइंट आया था, आई थिंक 4th वाला पॉइंट था, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, अगर जीटीए ने इसको सर्विस प्रोवाइड किया हुआ है एंड दिस रजिस्टर्ड पर्सन इज अ गवर्नमेंट, ठीक है, इफ दिस पर्सन इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी एक्सेट्रा, ठीक है, अगर इनको प्रोवाइड किया हुआ है एंड ये लोग रजिस्टर्ड है बट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, मतलब ये लोग कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दीज पीपल आर रजिस्टर्ड, दिस गवर्नमेंट एजेंसीज, दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, तो फिर गवर्नमेंट ने हाथ खड़ा कर दिया, बोल दिया हम तो टैक्स नहीं भरने वाले, तो वहां पे जीटीए को ही फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 केसेस में जीटीए को टैक्स भरना पड़ेगा, एक तो जहां पे जीटीए शाना बन के खुद ही बोल रहा है कि मैं रजिस्टर होऊंगा, तो वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल, एंड दूसरा मजबूरी, जहां पे जीटीए इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, जहां पे वो लोग ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस, तो वहां पे आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 सर्विसेज हम साथ में ले सकते हैं। अगर मानो कोई भी लीगल सर्विसेज है विच इज प्रोवाइडेड आइदर बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट और बाय अ सीनियर एडवोकेट और बाय अ फर्म ऑफ एडवोकेट्स टू अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, लीगल सर्विसेज हो गया, लीगल ओपिनियन हो गया, कोर्ट केस वगैरह से रिलेटिंग कोई भी सर्विसेज हो गया, तो वहां पे बिजनेस एंटिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, मतलब आरसीएम का प्रोविजन वहां पे एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। सिमिलरली मानो कोई आर्बिट्रेटर है, मिडलमैन होता है ना जो आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वगैरह करवाता है, ठीक है, आर्बिट्रेटर या फिर उसका दूसरा नाम होता है आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है, मानो इन्होंने कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया टू द बिजनेस एंटिटी, ठीक है, इन्होंने उसका केस वगैरह सॉल्व करने में मदद किया, जिसके लिए कुछ कंसिडरेशन वगैरह चार्ज किया, तो यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर चली गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द बिजनेस एंटिटी टू पे द टैक्स ऑन दैट कंसिडरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला सर्विस अच्छा सर्विस है, इंपॉर्टेंट सर्विस है, मानो कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली टू हुम, ओनली टू अ बॉडी कॉर्पोरेट या फिर टू अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, मतलब हमने उसको बोला भाई तू हमको पैसा दे दे, तू हमको स्पॉन्सर कर दे और हम तुम्हारा नाम डाल देंगे, हम तुम्हारा एक तरह से टाइटल में नाम वगैरह डाल देंगे, तो फिर अगर हमने उसको स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड किया है जिसके लिए उसने हमको कुछ कंसिडरेशन पे किया है, ओनली प्रोवाइडेड टू हुम, ओनली प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म, तो वहां पे दिस बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स ऑन द सेम अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद में सिमिलरली अभी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला ये 2.5 एंड 5 है, दोनों रिलेट करता है गवर्नमेंट को, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो, बाद में जब हम आगे जाएंगे एग्जामिनेशन चैप्टर में तब हम इसको रिलेट करेंगे,
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल के रखा हुआ है, मानो अगर गवर्नमेंट अगर मैं कभी भी बोल रही हूँ यहाँ पे, तो उन लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल, स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब की बात कर रहा है। ठीक है, मानो गवर्नमेंट ने अगर कभी भी कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया हो, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी, ओके, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ बिजनेस एंटिटी, तो वहां पे गवर्नमेंट तो भाई हाथ खड़ा कर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स इज ऑन द बिजनेस एंटिटी। ठीक है, आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा, बिजनेस एंटिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा कि उनको टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन 4 सर्विसेज को छोड़ दो। ठीक है, पहला हो गया रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जहां पे गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिलहाल के लिए वो लोग बोल रहे हैं पॉइंट नंबर 5 से एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, आरसीएम के अंदर नहीं आएगा। फिर दूसरी बात आती है जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया है टू अ बिजनेस एंटिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तो हमने पहले भी देखा था, और एडिशनल में भी हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जैसे स्पीड पोस्ट वाली सर्विसेज वगैरह हो गई, तो वहां पे भी उन्होंने बोल दिया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। वहां पे ये लोग भले ही गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए भी यही लोग वहां पे गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को जाके टैक्स पे करेंगे। फिर ऐसा कोई भी सर्विसेज है विच इज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट या वेसल, मानो कोई भी लैंडिंग सर्विसेज हो गया, या फिर मानो रिपेयरिंग सर्विसेज हो गया, जो गवर्नमेंट दे रहा है टू अ बिजनेस एंटिटी इन रिलेशन टू एन वेसल और अ एयरक्राफ्ट, कहीं पे भी देने दो। ठीक है, एयरपोर्ट के अंदर देने दो, एयरपोर्ट के बाहर देने दो, शिप के मतलब वाटर्स के पास, पोर्ट के पास में देने दो, पोर्ट के अलावा देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। वहां पे भी गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा और जीएसटी डिपार्टमेंट को जाके पे करेगा, अगर उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हुआ तो। एंड लास्ट वाला, एनी सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, गवर्नमेंट तो देता ही है हमको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर सर्विसेज, उसके ऊपर भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, अगर ये टैक्सेबल सर्विस रहा तो। ठीक है, तो ये 4 को छोड़ दो। ठीक है, ये 4 सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने हमको दी हुई है तो वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आएगी। उसके अलावा कोई भी सर्विसेज अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को दी है तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे अलग से कवर किया है, मानो गवर्नमेंट ने अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है, गवर्नमेंट ने मानो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिर्फ घर ही नहीं, एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑल्सो, गवर्नमेंट ने कोई भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दिया है, तो दिस रजिस्टर्ड पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। गवर्नमेंट बोल रहा है सामने वाला एनीवे रजिस्टर्ड है, वो जीएसटी के अंदर सब कुछ कर सकता है, तो रेसिपिएंट ही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन ही जाके गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अभी उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे चलता है। 5AA टोटली अलग है, मानो कोई भी पर्सन है, गवर्नमेंट तो हो गया अभी, ठीक है, एनी पर्सन इज प्रोवाइडिंग द रेंटिंग सर्विस ऑफ, रेंटिंग ऑफ व्हाट, रेंटिंग ऑफ अ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, घर। ठीक है, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, बट टू हुम, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब मानो मेरे पास में एक घर है एंड मैंने वो घर एक रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पे दिया। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में कि कब इसके ऊपर टैक्स आता है, कब इसके ऊपर टैक्स नहीं आता। अगर ये टैक्सेबल है तो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, दैट इज द रजिस्टर्ड पर्सन, हुएवर इज द रेसिपिएंट विल बी रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स ऑन द सेम। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 5B एंड 5C हम एक साथ में कर लेते हैं। ये दोनों बिल्डर के बारे में बात करता है। ये लोग बोल रहे हैं कि जब भी कोई भी पर्सन है, ठीक है, व्हेनेवर एनी पर्सन इज गिविंग TDR या फिर ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, या फिर एनी पर्सन इज गिविंग फ्लोर स्पेस इंडेक्स, या फिर एनी पर्सन इज गिविंग एनी लैंड ऑन लॉन्ग टर्म लीज टू अ बिल्डर। ठीक है, हम ये सब बिल्डर को क्यों देता है, ताकि बिल्डर उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्ट कर सके, कंस्ट्रक्शन कर सके। तो यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। दैट इज, अगर मानो मैंने कोई लैंड दिया है बिल्डर को लॉन्ग टर्म लीज के लिए 30 साल या उसके ऊपर की, भाई तो इसके ऊपर बना, जो बनाने का है बना, तो बिल्डर मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करेगा, उसके ऊपर बिल्डर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये हो गया। अभी देखो पॉइंट नंबर 5B के अंदर TDR एंड FSI कवर्ड था, एंड पॉइंट नंबर 5C के अंदर आपका लॉन्ग टर्म लीज कवर्ड था, बाकी प्रोविजन रिमेन्स द सेम। इतना समझ में आ रहा है? यस, चलो
let's go ahead to the next point. So till here we completed about government services, also we completed about legal services, GTA services, builder, etc. Now let's go to the next point. Next point is a very nice point, very important point from an exam point of view also. Let's say if a director of a company is providing services, ठीक है, मानो director of a company है, वो अपने कंपनी या अपने बॉडी कॉर्पोरेट को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इन कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, जो सर्विस सिर्फ एक डायरेक्टर ही प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम एक तरह से बोलते हैं. तो अगर वो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, मतलब उसको सिटिंग फीस जैसा कुछ मिल रहा है, रेम्यूनरेशन जैसा कुछ मिल रहा है, तो उसमें भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा एंड वो कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि उनको आरसीएम के अंदर टैक्स भरना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन अगर मानो डायरेक्टर ने सर्विसेज दिया कंपनी को एंड कंपनी उसको एम्प्लॉय मान के कुछ सैलरी दे रहा है, ठीक है, अगर उसको एम्प्लॉय मान के कुछ सैलरी दे रहा है तो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि वो शेड्यूल 3 लास्ट चैप्टर की शेड्यूल 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा एंड वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप समझ के उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा. तो पहली बात तो डायरेक्टर ने कोई सर्विसेज दिया कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को एंड उसको कुछ भी मिल रहा है इन प्रोफेशनल कैपेसिटी, इन कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर, नॉट एज एन एम्प्लॉय, तो उसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है, फिर एक सर्कुलर आया था, वो सर्कुलर ने खाली क्या क्लैरिफाई किया, बोला मानो डायरेक्टर ने कंपनी को कोई दूसरा सर्विस दिया है, ओके, विच इज नॉट गिवन इन कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर. ओके, एग्जाम्पल, मानो डायरेक्टर लॉयर भी है या फिर मानो डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और डायरेक्टर ने अगर वो कुछ ऐसे सर्विसेज दिए कंपनी को तो उसमें आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा. ऊपर क्या बोला था, आरसीएम तभी एप्लीकेबल होगा अगर डायरेक्टर ने कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया है इन कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर. ठीक है, तो वो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के अंदर बोल के रख दिया. फिर अभी चलते हैं नेक्स्ट 2 पॉइंट के ऊपर, पैरा नंबर 7 एंड पैरा नंबर 8 में. पैरा नंबर 7 एकदम सिंपल है, बोलता है अगर इंश्योरेंस कंपनी के जो एजेंट्स होता है ना, जो धंधा लेकर आते हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए, एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स इज द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स को इन रिटर्न कमीशन देता है ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगा, उसके ऊपर जो जीएसटी रहेगा वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगा. फिर उसके बाद में सिमिलरली मानो कोई भी रिकवरी एजेंट है, वसूली भाई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, मानो कोई भी रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट ने कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किया है बैंकिंग कंपनी को, एनबीएफसीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, उनको मदद किया उनका बैड डेट्स वगैरह के पैसे रियलाइज करने के लिए, तो इन रिटर्न इनको भी कमीशन मिलेगा. वो कमीशन के ऊपर टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी. ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 9A. ठीक है, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 9A हम टुगेदर कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 9 क्या बोल रहा है, मानो अगर कोई भी म्यूजिक कंपोजर है, मैं क्यों लिख रही हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है, मानो अगर कोई भी म्यूजिक कंपोजर है, फोटोग्राफर है, आर्टिस्ट है, मतलब जिसने कुछ नया क्रिएट किया है, कुछ ओरिजिनल लिटरेरी वर्क क्रिएट किया है, मानो उसे कोई नया म्यूजिक बनाया है, मानो उसे कोई फ्रेश फोटोग्राफ्स एक्चुअली क्लिक वगैरह की हुई है एंड अभी अगर वो किसी को अपना ये कॉपीराइट दे रहा है ये सारी चीजें यूज करने का, जैसे ये सिंगर्स वगैरह देते हैं ना, म्यूजिक कंपोजर वगैरह देते हैं म्यूजिक कंपनी वगैरह को, म्यूजिक प्रोडक्शन कंपनी वगैरह को, कि भाई ठीक है तुम हमारा म्यूजिक यूज करो लेकिन उसके लिए हमको इन रिटर्न रॉयल्टी चाहिए. सो हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू होम, कैन वी से वो जो भी आर्टिस्ट होगा, ठीक है, वो जो भी आर्टिस्ट होगा वो एक कंपनी को अपना कॉपीराइट दे रहा है एंड कंपनी उसको इन रिटर्न में कुछ तो रॉयल्टी देने वाली है. तो ये रॉयल्टी के ऊपर टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये कंपनी की. वो जो आर्टिस्ट है, वो जो कलाकार है, उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो जाके टैक्स भरे. ठीक है, सिमिलरली 9A के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बात किया है फ्रॉम ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू. मानो ऑथर ने कुछ ओरिजिनल कंटेंट लिखा है और फिर ऑथर ने जाके वो दे दिया है टू द पब्लिशर कि भाई तुम पब्लिश करो, बुक बना के बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे कंटेंट के लिए तो रॉयल्टी चाहिए. ये रॉयल्टी जो पब्लिशर पे कर रहा है टू द ऑथर फॉर द कॉपीराइट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पब्लिशर, उसके ऊपर भी टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऑफ द पब्लिशर एंड नॉट ऑफ द ऑथर. ठीक है, लेकिन अगर ऑथर खुद ही बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं खुद ही रजिस्ट्रेशन लूंगा, मैं खुद ही पब्लिशर से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरूंगा, तो ठीक है, गवर्नमेंट बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन दैट केस फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा. हमने तो ऑथर को रिलीव करने का कोशिश किया था, लेकिन ऑथर खुद ही अगर उस चीज में फंस रहा है, उसको पढ़ना है उस चीज के अंदर, तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी ऑथर की. और ऑथर ने अगर ये वाला स्कीम एक बार चूज कर लिया, ठीक है, तो वो 1 साल तक वो स्कीम से विड्रॉ नहीं कर सकता. और जब वो पब्लिशर को अपना इनवॉइस देगा ना, तब वो इनवॉइस के अंदर लिखेगा, ठीक है, तब वो इनवॉइस के अंदर लिखेगा कि भाई वैसे तो आरसीएम एप्लीकेबल था बट आई एम कलेक्टिंग टैक्स, आई हैव रजिस्टर्ड एंड आई एम कलेक्टिंग टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ठीक है,
फिर उसके बाद में कुछ कुछ छोटी छोटी सर्विसेज है, चेक करो पॉइंट नंबर 10 के अंदर क्या बोला हुआ है। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं अभी जैसे आरबीआई के अंदर एक कमिटी है कॉल्ड एज ओवरसीइंग कमिटी, जो ऊपर ऊपर से सारी चीजें देखती है कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो वो कमिटी के कुछ मेंबर्स है जो ये सब काम करता है, ठीक है, जो चेक करते हैं, जो टेस्ट करते हैं सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो कैन वी से मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू द आरबीआई, जिसके लिए ये मेंबर्स को कुछ रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, उसके ऊपर का जीएसटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ऊपर का जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द आरबीआई। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर तो मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी, उनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द आरबीआई। ठीक है, फिर उसके अंदर में जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट देखे, वैसे बैंक्स के भी तो एजेंट होता है कॉल्ड एज डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, डीएसए जिसको हम बोलते हैं। इफ देर इज एन इंडिविजुअल डीएसए, ठीक है, मतलब वो बॉडी को अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप और एलएलपी, इंडिविजुअल, मेरे जैसे कोई मानो कोई एजेंट हुआ, इंडिविजुअल डीएसए जो अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है टू अ बैंक और एनबीएफसी, जो बैंक और एनबीएफसी को कस्टमर्स लाके दे रहा है एक्सेट्रा। ये करने के लिए उसको इन रिटर्न कमीशन मिलेगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बैंक और द एनबीएफसी। सेम हमने इंश्योरेंस एजेंट के लिए देखा था, वैसे सेम यहाँ पे बैंकिंग एजेंट के लिए आ गया, दैट इज फॉर द इंडिविजुअल डीएसए। ठीक है, फिर उसके बाद में पॉइंट नंबर 12 एंड 13 हम साथ में कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 में उन्होंने बोला है मानो कोई बिजनेस फैसिलिटेटर है जिसने कोई बैंकिंग कंपनी को कोई सर्विस दी है। ठीक है मैम, बिजनेस फैसिलिटेटर का काम क्या होता है? बिजनेस फैसिलिटेटर का काम होता है कि वो बैंक्स को स्ट्रैटेजी वगैरह बनाने में मदद करता है, बिजनेस रिलेटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेने में मदद करता है, एडवाइजर जैसा कोई हो गया। ठीक है, तो अगर बिजनेस फैसिलिटेटर मानो कोई भी बैंकिंग कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए बैंकिंग कंपनी को अमाउंट तो पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर जीएसटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द बैंकिंग कंपनी। बेसिकली ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है? बिजनेस फैसिलिटेटर हो गया, एजेंट्स हो गया, फिर ये ऑथर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, इनको बोले तुम तुम्हारे काम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, सामने वाला बंदा ऑलरेडी बड़ा पर्सन है, सामने वाला पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो जाके गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भरेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 13th वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है। अभी यहाँ पे सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एजेंट ऑफ अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू अ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। ठीक है, पहले तो यहाँ पे तो टर्म जो था वो था बिजनेस फैसिलिटेटर, नाउ वी आर यूजिंग द टर्म कॉल्ड एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अभी मैम बिजनेस करस्पॉन्डेंट पहली बात तो होता क्या है? ठीक है, मानो अगर कोई एक बैंक है, ठीक है, कोई भी एक बैंक है और उसको है ना अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करना है, उसको अगर अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड करना है तो उसको अलग अलग जगह पे ब्रांचेस ओपन करने पड़ेंगे, लेकिन फिर वो कॉस्टली अफेयर भी तो है ना। तो बैंक क्या करता है ना, कुछ कुछ एरियाज में ना अपने एजेंट को जैसे अपॉइंट करता है कॉल्ड एज बिजनेस करस्पॉन्डेंट। वो एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म ऑफ बैंक होता है। ठीक है, लोग इनके पास में जाके ट्रांजैक्शन कर सकता है एज इफ क्या बैंक के साथ में ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो बैंक किससे सर्विस ले रहा है? बैंक सर्विस ले रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट से। और बिजनेस करस्पॉन्डेंट से अगर अकेले से नहीं जमता ना, तो वो क्या करेगा पता है? इट विल अपॉइंट इट्स एजेंट्स। बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपने एजेंट्स अपॉइंट करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कौन पहले किसको सर्विस दे रहा है? एजेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द बैंक। तो वो लोग है ना, ये कड़ी की बात कर रहे हैं। ये वाला जो कड़ी है ना, इसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो सर्विस दे रहा है टू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट, इसमें आरसीएम एप्लीकेबल है एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स ऑन द सेम। देखो, बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी तो बैंक को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना, उसके लिए कुछ नहीं बोला है। मतलब यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है, लेकिन ये वाले कड़ी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल। समझ रहा है इतना? ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट सर्विस पे चलते हैं। नेक्स्ट सर्विस टॉक्स अबाउट सिक्योरिटी सर्विसेज। ठीक है, अब जैसे वॉचमैन सिक्योरिटी पर्सोनल वाले सर्विसेज है, इफ दिस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, ये सिक्योरिटी वाला शुड बी अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी वगैरह के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मानो इंडिविजुअल वॉचमैन है, वो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो लोग बोले कहाँ तुम वॉचमैन को बोलोगे कि जीएसटी के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन वगैरह ले। तो ये जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जाके गवर्नमेंट को जीएसटी पे करे। ठीक है, लेकिन वही अगर ये सिक्योरिटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू वो वाला गवर्नमेंट जिसने सिर्फ टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन लिया था, ठीक है, या फिर ये लोग जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू अ कॉम्पोजिशन डीलर जो एनीवे छोटा बंदा है, तो ये लोग बोले ये दो केसेस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, ये वाले केसेस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल है। इवन इफ इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर है तो भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू पे द टैक्सेस। ठीक है,
फिर लास्ट 2 पॉइंट्स यहाँ पे है। नेक्स्ट वाला पॉइंट जो बोल रहा है विच टॉक्स अबाउट रेंटिंग ऑफ अ मोटर व्हीकल। ठीक है, मतलब मेरे पास में एक मोटर व्हीकल है, मैंने आपको रेंट पे दे दिया, ठीक है, और मैंने अब आपको बोला भाई मुझे इसके लिए ना एक पूरा का पूरा कंसिडरेशन पे कर दो जिसके अंदर पेट्रोल वगैरह सबके सब चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, और आपको फिर गाड़ी जैसे चलाने का है, जितने बजे चलाने का है आप चलाओ, ठीक है, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन यू। तो कैन वी से यहाँ पे services are provided by way of renting of a motor vehicle, where the cost of the fuel is included in the consideration charged by any person other than a body corporate। मतलब यहाँ पे जो भी पर्सन रेंट पे दे रहा है he is other than a body corporate and he is providing the services to whom? He is providing the services to a body corporate। मतलब मानो मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मैंने ये सर्विस दिया एक कंपनी को, ठीक है, मैंने वो कंपनी को बोला तो मेरा मोटर व्हीकल ले लो एंड वो मोटर व्हीकल के ऊपर वो मोटर व्हीकल तुमको जैसे यूज करना है करो, मुझे उसके लिए कंसिडरेशन दे दो, ठीक है। ये ध्यान में रखना, मिस्टेक एरिया ये है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ जाएगा। हम तो वैसे भी छोटे हैं, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स आ जाएगी ऑन द बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल इज डिफरेंट देन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है, ये आपके मेन बुक के अंदर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अलग होता है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस में ना गाड़ी मेरे हिसाब से चलती है, जिसने रेंट पे दिया उसके हिसाब से गाड़ी चलती है, बट इन केस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल मैंने दे दिया, अब आपको जैसे चलाने का वैसे चलाओ। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रेंटिंग एंड नॉट अबाउट द पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला लास्ट वाला पॉइंट आता है, दैट इज लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। एक ओनर है जिसके पास में कुछ सिक्योरिटीज है, लेंडर जिसको हम बोलेंगे, उसने सिक्योरिटीज लेंड किया है टू अ बोरोवर, ठीक है। बोरोवर को मे बी वो सिक्योरिटीज कहीं पे मॉर्गेज वगैरह में रखना होगा, तो उसने कुछ सिक्योरिटीज लेंड किया है टू द बोरोवर एंड उसके लिए वो कुछ ना कुछ लेंडिंग फी या कुछ ना कुछ चार्जेस तो लेने ही वाला है, इसके ऊपर टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द बोरोवर। हम सारे रिवर्स चार्ज पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ने सर्विस दिया था बॉडी कॉर्पोरेट को, तो इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। यहाँ पे लेंडर ने सर्विस दिया टू द बोरोवर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द बोरोवर, ठीक है। ये आपके पूरे के पूरे 16 पैरास थे जहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिकम्स एप्लीकेबल एंड जो भी रेसिपिएंट है, ठीक है, जो भी रेसिपिएंट है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी जीएसटी जाके पे करने की। अच्छा, और एक और चीज, ये जो भी हमने 16 पैरास ऊपर पढ़े ये है ना, दोनों लॉ को एप्लीकेबल है, ये आपके सीजीएसटी को भी एप्लीकेबल है और ये आपके आईजीएसटी को भी एप्लीकेबल है। मतलब भले इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होने दो या इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होने दो, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ही जाने वाला है। अब उन लोग ने एक एडिशनल सर्विस ऐसी दे दी है, ठीक है, एक ही एडिशनल सर्विस ऐसी दी है जो सिर्फ आईजीएसटी के अंदर कवर होता है, दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके, विच इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज ओनली अंडर द आईजीएसटी। मतलब ये कौन सा सर्विस के बारे में बात करने वाला है, कैन वी से ये इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में ही बात करने वाला है, जहां पे जो सीजीएसटी के अंदर नहीं इंक्लूड होने वाला है, जो सिर्फ आईजीएसटी लॉ के अंदर इंक्लूड होने वाला है और आरसीएम के अंदर आएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, मानो देयर इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब कैन वी से सर्विस प्रोवाइडर इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, सर्विस रेसिपिएंट इज सिचुएटेड हियर इन इंडिया, ये तो सप्लायर हो गया एंड हम रेसिपिएंट हो गए, ठीक है। अगर मानो आपने आरसीएम का प्रोविजन नहीं पढ़ा होता तो आप यहाँ पे एफसीएम लगाते थे, अगर आपने यहाँ पे एफसीएम लगाया होता था तो ये जो सप्लायर है हु इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, लेट्स से इन यूएस, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है टैक्स भरने की। लेकिन भाई वो बैठा किधर है, वो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है, तो हम उसको किधर बोलेंगे तो आके इधर रजिस्ट्रेशन वगैरह ले, तो उन्होंने बोल दिया एक काम करो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में ना आरसीएम एप्लीकेबल कर देते हैं एंड इंडिया में द वन हु इज रिसीविंग द सर्विस, ओके, द वन हु इज रिसीविंग द सर्विस, द रेसिपिएंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स ऑन द सेम एंड कॉन्सिक्वेंटली इसके ऊपर आरसीएम प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गया, ठीक है। सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम एनी अदर कंट्री, रेसिपिएंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स ऑन द सेम, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, मानो इफ देयर इज एनी import of service, okay, which is in the form of OIDAR services, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। ऑनलाइन मतलब ये ऐसी सर्विस है जो पूरी की पूरी ऑनलाइन दी जा सकती है, ऐसी कोई सर्विसेज हमको आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आई है एंड इट इज रिसीव्ड बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, people like you and me, okay, this service is received by an unregistered person and this unregistered person is called as NTOR. NTOR stands for non taxable online recipient,
ऑनलाइन रेसिपिएंट मतलब हमको ऑनलाइन सर्विसेज मिली है, नॉन टैक्सेबल यहाँ पे मतलब दैट पर्सन इज अनरजिस्टर्ड। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मानो नेटफ्लिक्स है, ठीक है, नेटफ्लिक्स कंपनी आउटसाइड इंडिया बेस्ड है, उसने हमको ऑनलाइन सर्विसेज ही प्रोवाइड किया हुआ है, कहीं कोई फिजिकल ये तो है ही नहीं। ठीक है, हम वो हमसे पैसा लेता है, सब्सक्रिप्शन का पैसा लेता है और हमको पूरा का पूरा एक्सेस दे देता है कि भाई तुमको अभी जो वेब सीरीज जो मूवीज देखनी है तुम देख लो। और इंडिया में न जाने ऐसे कितने सारे अनरजिस्टर्ड लोग रहेंगे जिन्होंने ये सर्विसेज अवेल की होगी। तो ये भी तो एक तरह से इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया तो कैन वी से आइडियली ऊपर वाले पॉइंट के हिसाब से तो इसमें आरसीएम एप्लीकेबल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला कहाँ इंडिया के इतने सारे लोग जाके अलग से जीएसटी भरने वाला है। तो अगर OIDR सर्विसेज आ रही है, ठीक है, विच इज रिसीव बाय एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वहां पे उन्होंने बोला फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी देखो ना, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही एप्लीकेबल होगा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर हो गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स बोलेगा अरे भाई मैं तो इंडिया में हूँ भी नहीं, तो हम उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, आपका जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है दैट पर्सन विल बी लायबल टू पे द टैक्स। नेटफ्लिक्स हमको बोल रहा है अरे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, हम उसको बोलेंगे कोई बात नहीं, अपॉइंट कर दो किसी को, and that person will be responsible to pay the tax here in India। इतना समझ में आ रहा है? सो नॉर्मली अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, नॉर्मल इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर हो रहा है बाय अदर देन NTOR, ओके, रेसिपिएंट कौन है यहाँ पे? एनी पर्सन लोकेटेड इन इंडिया अदर देन NTOR। तो इन्होंने बोल दिया भाई RCM एप्लीकेबल है, NTOR ने अगर OIDR सर्विसेज रिसीव की है तो फिर वहां पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल हो जाए। ठीक है, यहां पे आपका पूरा का पूरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला जो प्रोविजन था 9(3) एंड 5(3) वाला, ठीक है, 9(3) एंड 5(3) वाला दैट कम्स टू एन एंड। 9(3) के अंदर हमने वो 16 पैरास पढ़े थे, 5(3) के अंदर अभी हमने 16 पैरास प्लस वन एक एडिशनल सर्विस सिर्फ IGST से रिलेटिंग देख लिया। इतना समझ में आ रहा? चलो अभी आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे सेक्शन नंबर 9(4) एंड 5(4) के बारे में बात किया है, जो एक तरह से बिल्डर के बारे में था। मैंने आपको ओवरव्यू के टाइम पे ये बताया था कि मानो अगर बिल्डर रजिस्टर्ड पर्सन है, बिल्डर ने अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ इनपुट्स लिया है, कुछ परचेजेस किया है या फिर कुछ सर्विसेज ली है, तो वहां पे उन्होंने बोल दिया है कि भाई हम ऐसे बिल्डर को जाने नहीं देंगे, बिल्डर को वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर टैक्सेस भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा डाल दिया कि भाई बिल्डर में टैक्स रेट्स वगैरह क्या होता है, जब भी वो परचेज करता है तब उसको RCM के अंदर क्या रेट पे टैक्स वगैरह भरना पड़ता है। दिस इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिर भी मैंने यहाँ पे आपके रिवीजन नोट्स के अंदर प्लस मेन नोट्स के अंदर दोनों जगह पे डाल दिया है। ये आपको खुद से करना होगा वंस रीड करके, ठीक है, ये आप एक बार खाली रीड कर लेना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 9(5) ऑफ CGST एंड सेक्शन नंबर 5(5) ऑफ IGST विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ सेक्शन नंबर 9। ठीक है, इसमें मैंने आपको बोला था ऐसे 5 नोटिफाइड सर्विस रहेंगे जो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो फाइनली टू द कस्टमर थ्रू एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर, तो उसमें टैक्स पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, टैक्स विल बी पेएबल बाय होम, टैक्स विल बी पेएबल बाय द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अभी सबसे पहले तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होता कौन है? तो ई-कॉमर्स ऑपरेटर वो पर्सन है जो एक वेबसाइट का ओनर है या फिर वो एक कोई वेबसाइट ओन करता है, मैनेज करता है, जिसके थ्रू हम गुड्स एंड सर्विसेज सामने वाले को, कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया आपका Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ओला हो गया, उबर हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, गो आईबीबो हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे वेबसाइट्स ये कंपनीज ओन करती है एंड ये लोग अल्टीमेटली फाइनल कस्टमर को उनके वेबसाइट के थ्रू गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये वाले कंपनीज जिसका भी मैंने अभी नाम लिया, इनको हम क्या बुलाएंगे? इनको हम ई-कॉमर्स ऑपरेटर बुलाएंगे। एंड ये 5 ट्रांजैक्शंस में, सिर्फ ये 5 ट्रांजैक्शंस में टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी ऑन द ई-कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं कौन से ऐसे 5 सर्विसेज है। पहला सर्विस आता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। मानो ऐसा कोई भी पर्सन है हु इज प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विसेज बाय रेडियो टैक्सी, जिसमें लोकेशन GPRS वगैरह लगा हुआ रहता है, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनी बस। ठीक है, मानो कोई भी एक कैब ड्राइवर है, ठीक है, कोई भी एक कैब ओनर एंड कैब ड्राइवर है जिसने खुद को लिस्ट करवा के रखा है ऑन ओला, उबर, रैपिडो एक्सेट्रा, और वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू द फाइनल कस्टमर। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं ये जो पर्सन है ना, ये तो आपका रेसिपिएंट हो गया, और ये दोनों जो है ना, ये दोनों के दोनों आपके सप्लायर्स हैं। तो अभी नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स इज ऑलवेज ऑन द सप्लायर एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सिर्फ रेसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अदरवाइज तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि कौन सा सप्लायर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स?
तो सिर्फ ये 5 सर्विसेज में ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो मिडल मैन है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसके थ्रू ये सर्विसेज प्रोवाइड करी गई है, दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो इसको है ना, हम सिर्फ टैक्स पे करने के लिए हम इसको सप्लायर मानेंगे, ठीक है, सिर्फ टैक्स पे करने के लिए हम ये पर्सन को सप्लायर मानेंगे, अदरवाइज तो ये ही पर्सन एक्चुअल सप्लायर होता है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स इज ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। ये पहला सर्विस है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स। जैसे 2 व्हीलर्स वगैरह का भी तो है ना, रैपिडो पे, ठीक है। तो वो सारे के सारे सर्विसेज में जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर रहेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू पे द टैक्सेस, ठीक है। दूसरा सर्विस हो गया ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट एक्सेट्रा, जहाँ पे भी लॉजिंग, रेसिडेंशियल सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। मानो अगर कोई भी होटल है, ठीक है, मानो अगर कोई भी होटल है और उसने खुद को लिस्ट करवा के रखा है, लेट्स से ऑन गोआईबीबो, ठीक है, और वो हम जैसे कस्टमर्स को वहाँ पे अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वापस से टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ई कॉमर्स ऑपरेटर की है। दिस होटल विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लायर, दिस कस्टमर विल बी कंसिडर्ड एज द रेसिपिएंट, बट गोआईबीबो विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्सेस, ठीक है। एक्सेप्ट एक सर्कमस्टेंस में, एक्सेप्ट व्हेन द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इको, मतलब एक्सेप्ट व्हेन द होटल इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मानो होटल खुद ही इतना बड़ा है, मतलब उसका खुद का टर्नओवर ही इतना ज्यादा है कि उसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है, तो फिर भाई क्यों फिर गोआईबी को रिस्पॉन्सिबल करना है? इन दैट केस द होटल विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्सेस। लेकिन अगर वही वो छोटा होटल है, उसको खुद को रजिस्ट्रेशन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर गोआईबीबो ई कॉमर्स ऑपरेटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स ऑन द सेम, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले पॉइंट पे चलता है। नेक्स्ट सर्विस, पहला सर्विस हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, दूसरा सर्विस हो गया अकोमोडेशन इन होटल, ठीक है। तीसरा सर्विस हो गया सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग, मानो प्लम्बिंग, कारपेंट्री, सोफा क्लीनिंग, हाउस क्लीनिंग सर्विसेज, पेंटिंग सर्विसेज, रिपेयरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सब आपने अवेल किया है थ्रू अर्बन कंपनी ऐप, ठीक है। तो मानो एक कोई कारपेंटर है, ठीक है, उसको आपने बुक किया थ्रू अर्बन कंपनी, ठीक है, एंड वो आपके घर पे आया एंड उससे सब रिपेयर वगैरह का काम किया एंड आपने उसको पैसा दे दिया, गेम ओवर, ठीक है। तो यहाँ पे हु इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स? पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स इज अर्बन कंपनी, एक्सेप्ट जहाँ पे कारपेंटर खुद ही बहुत बड़ा बंदा है। अगर वो खुद ही बड़ा बंदा है तो कारपेंटर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स ऑन द सेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला होता है सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। मानो कोई भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, खाने का फूड जॉइंट जिसको हम बोलते हैं, मानो कोई भी रेस्टोरेंट है, उसने खुद को लिस्ट करके रखा है ऑन जोमैटो, ठीक है, एंड वो हमको खाना प्रोवाइड कर रहा है, होम डिलीवरी वगैरह हमको प्रोवाइड कर रहा है। हु इज द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स? द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स इज जोमैटो ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है, ठीक है, ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है विच इज लोकेटेड एट अ स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, मतलब ये रेस्टोरेंट एक होटल के अंदर सिचुएटेड है एंड वो होटल का जो रूम टैरिफ है दैट इज 7,000, दैट इज मोर देन 7,500 पर रूम पर डे। तो भाई ये जो रेस्टोरेंट है वो एक बड़े होटल में सिचुएटेड है, मतलब तो उन्होंने बोल दिया भाई अगर होटल बड़ा है तो रेस्टोरेंट भी बड़ा है, रेस्टोरेंट बड़ा है तो पर्सन लायबल टू पे द टैक्स इज गोइंग टू बी द रेस्टोरेंट, ठीक है। और मानो ये रेस्टोरेंट एकदम स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट है, कोई होटल वगैरह में सिचुएटेड नहीं है, ऐसे ही रास्ते पे वो, मतलब नॉर्मल रास्ते पे ही वो रेस्टोरेंट सिचुएटेड है, तो फिर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही बोलेंगे कि भाई तुम ही उसके ऊपर टैक्स पे करो टू द गवर्नमेंट, राइट। एंड लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आ रहा है दैट इज, याद है ऊपर एक वाला एक पॉइंट था जहाँ पे उन्होंने ओमनीबस को एक्सेप्ट किया था, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय ओमनीबस को एक्सेप्ट किया था, वो यहाँ पे उन्होंने इंक्लूड कर लिया है। देखो क्या बोला हुआ है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इको इज अ कंपनी, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना देती हूँ। मानो अगर कोई एक ओमनीबस ओनर है, ठीक है, मानो कोई एक ओमनीबस ओनर है जिसने एक ऐप है, मानो आपने सुना होगा ना रेड बस करके एक ऐप होता है, मानो उसने रेड बस के थ्रू बस सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स थ्रू बस सर्विसेज प्रोवाइड की टू द कस्टमर। सो नॉर्मली द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स इज दिस रेड बस, दैट इज द ई कॉमर्स ऑपरेटर। लेकिन अगर ये कंपनी है, ठीक है, अगर ये ओमनीबस ओनर इज अ कंपनी, तो फिर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स इज गोइंग टू बी दिस ओमनीबस, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस आपने देखा होगा, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर चली गई है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे द टैक्सेस। अगर इको इंडिया में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इको इंडिया में नहीं है तो बोला कि उसका ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव पे कर देगा।
मानो उसका कुछ भी नहीं है इंडिया में, तो भाई तुम किसी को अपॉइंट कर दो, पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसके ऊपर ही डालने वाला है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर ही डालने वाले हैं कि वो ही इसके ऊपर टैक्स भरेंगे। इतना समझ में आ रहा है। एंड फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया हुआ है जो मैंने आपको इन शॉर्ट थोड़े बहुत बता दिए है। ये क्लैरिफिकेशंस इन्होंने दिए थे रेस्टोरेंट सर्विस के लिए, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मानो कोई भी एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो रेस्टोरेंट ने खुद को जोमेटो पे लिस्ट करके रखा हुआ है एंड वो जाके कस्टमर्स को खाना वगैरह प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये दोनों सप्लायर हो गए, ठीक है, लेकिन जोमेटो विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लायर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। जोमेटो का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना ही रहेगा, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, एक तो भाई तुम टैक्स भर दो, ठीक है, फॉर्म GSTR 3 भी भरो एंड उसमें आप टैक्स भर दो, एंड दूसरा इनवॉइस इशू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गोइंग टू बी ऑफ जोमेटो, ठीक है। उसके अलावा ओनली रेस्टोरेंट विल बी कंसिडर्ड एज द सप्लायर, कस्टमर विल बी कंसिडर्ड एज द रेसिपिएंट एंड रेस्टोरेंट विल बी कंसिडर्ड एज द सप्लायर। तो ये जो टर्नओवर भी होगा ना, ये जो सेल्स भी होगा ना, वो भी किसके टर्नओवर में इंक्लूड होगा, वो भी रेस्टोरेंट के टर्नओवर के अंदर ही इंक्लूड होगा, वो जोमेटो के टर्नओवर के अंदर थोड़ी ना इंक्लूड होगा। जोमेटो का टर्नओवर तो वो रहेगा ना, उसका जो प्लेटफॉर्म फी वगैरह चार्ज करता है सिर्फ वही जोमेटो का टर्नओवर होगा, लेकिन जो खाने का बिल रहेगा वो तो किसका टर्नओवर हो गया, वो तो रेस्टोरेंट का टर्नओवर हो गया। तो एक तरह से ऐसा माना जाता है कि रेस्टोरेंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द कस्टमर, ठीक है। खाली बीच में जोमेटो टपक गया तो जोमेटो का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दो काम, एक तो भाई तुम टैक्स भर दो, ठीक है, क्योंकि पैसा तो तुमने कस्टमर से कलेक्ट किया है, टैक्स भी तुमने कस्टमर से कलेक्ट किया, तो तुम ही जाके गवर्नमेंट को भर दो, एंड कस्टमर को इनवॉइस इशू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी रहेगी, ठीक है। और एक और पॉइंट ध्यान रखना, आगे के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू जब भी सेक्शन 95 इज एप्लीकेबल, ठीक है, जैसे ये 5 सर्विसेज जो दिए थे उसी में सिर्फ 95 एप्लीकेबल है। अगर 95 एप्लीकेबल है ना, तो हम आगे जाके कंसेप्ट पढ़ेंगे ऑफ TCS अंडर सेक्शन 52, वो TCS एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। मानो 95 एप्लीकेबल नहीं है, मानो मैंने आपको टीचिंग सर्विसेज का एग्जांपल दिया, तो मैं आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ थ्रू सम इंटरमीडियरी, थ्रू सम ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन वो तो 95 के 5 सर्विसेज के अंदर था ही नहीं। अगर 95 एप्लीकेबल नहीं है तो वहाँ पे TCS एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। इतनी सी चीजें आप यहाँ पे याद रख लो एंड इसको एक बार रीड कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी पहले कर लिया था, क्लासिफिकेशन अंडर GST। फर्स्ट वाले चैप्टर के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ GST, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज हम बेसिकली करते हैं टू फाइंड आउट द रेट ऑफ टैक्सेस ऑन दोज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अभी जैसे मानो फॉर एग्जाम्पल गुड्स है, गुड्स का क्लासिफिकेशन हम करते हैं ना, उसको सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एंड जो भी फाइनल क्लासिफिकेशन आ जाता है उसके सामने उसका रेट ऑफ GST आ जाता है एंड HSN कोड आ जाता है, ठीक है। वो पर्पज है हमारा क्लासिफिकेशन करने का, क्योंकि हर गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट ऑफ GST है, ठीक है। अब ये जो HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो हमने तो डिवाइस किया नहीं था, ठीक है। दिस वाज डिवाइस्ड बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल ओवर वर्ल्ड यही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होता है, यही HSN कोड हर प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। उन्होंने बोला था कि ये जो HSN है वो 6 डिजिट का रहेगा, अगर किसी कोई कंट्री को बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हो, तो इंडिया ने इसको 8 डिजिट तक कर दिया सो दैट फर्दर क्लासिफिकेशन में आसानी हो जाए। एंड सिमिलरली फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज उन्होंने सोचा सर्विस अकाउंटिंग कोड यूज करते हैं एंड सर्विसेज को क्लासिफाई करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सर्विस अकाउंटिंग कोड, एंड हर SAC के सामने उसका रेट ऑफ GST लिखा हुआ रहेगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। यहां तक आपका सेक्शन नंबर 9 ऑफ CGST एक्ट एंड करस्पॉन्डिंगली सेक्शन नंबर 5 ऑफ द IGST एक्ट टोटली कम्स टू एन एंड, ठीक है। वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब लास्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर पे चलते हैं, सेक्शन नंबर 10, ठीक है। सेक्शन नंबर 10 सिर्फ CGST के अंदर है, उसका करस्पॉन्डिंग प्रोविजंस IGST के अंदर नहीं है, क्योंकि कॉम्पोजिशन लेवी इज नॉट एप्लीकेबल। किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? कॉम्पोजिशन लेवी आपके इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए तो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। मतलब अगर आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के अंदर एंगेज हो तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम आप ले ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ये हमेशा ध्यान रखना, कॉम्पोजिशन लेवी इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन यू आर डूइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अभी कॉम्पोजिशन लेवी का हमने एक ओवरव्यू किया था पहले कि भाई ये एक ऐसा स्कीम है जो छोटे छोटे टैक्स पेयर्स को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। इनको बोला है तुम ज्यादा झमेले में पड़ो ही मत, तुमको खाली क्या करना है, तुम्हारा जितना भी टर्नओवर है, ठीक है, क्वार्टरली टर्नओवर ले लो, तुम्हारा जितना भी टर्नओवर है उसके ऊपर एक फिक्स्ड डिस्काउंटेड रेट ऑफ GST भर दो, ठीक है। अपने पॉकेट से भरना है, आप किसी से कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आप रेसिपिएंट से कलेक्ट नहीं कर सकते हो, अपने पॉकेट से भरो। ITC भूल जाओ, ठीक है। कॉम्पोजिशन स्कीम में कुछ ITC वगैरह का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बस लाइफ को सिंपल रखो।
ठीक है, लेकिन जब तक तुम छोटे हो तब तक ही तुमको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। मैम कितने छोटे हैं तब तक मिलेगा? तो इन लोगों ने बोला भाई दो स्कीम है, एक तो हो गया आपका कॉम्पोजिशन स्कीम ऑफ गुड्स, दूसरा हो गया कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। ठीक है, अभी ये जो गुड्स वाला है, ठीक है, अभी ये जो गुड्स वाला है वो सेक्शन नंबर 10(1) एंड 10(2) के अंदर कवर्ड है। ठीक है, और जो कॉम्पोजिशन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो 10(2)(a) के अंदर कवर्ड है। ठीक है, अब ये गुड्स के अंदर सब आता है। ठीक है, गुड्स के अंदर आप मैन्युफैक्चर करो, ट्रेडिंग करो, होलसेलिंग करो, रिटेलिंग करो, सब 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 आप गुड्स के अंदर डील कर रहे हो तो वो इधर आ जाएगा। प्लस एक और सर्विस यहाँ पे आती है, दैट इज योर रेस्टोरेंट सर्विस। ठीक है, अगर आप एक रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो तो भी, भले वो सर्विस है तो भी वो कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स के अंदर ही कवर होती है, मतलब 10(1) एंड 10(2) के अंदर ही कवर होती है। उसके अलावा मानो आप कोई भी दूसरा सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मानो आप कोई ब्यूटी सैलून सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, मानो आप कोई कारपेंट्री सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, एंड अगर आप रजिस्टर होना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दिस कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। ठीक है, अभी अगर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स अवेल करना है तो आपकी एक टर्नओवर की लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर आपको चेक करने का है ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछला फाइनेंशियल ईयर में जाके एग्रीगेट टर्नओवर देखो। अगर आपको 10(1) एंड 10(2) के अंदर रहना है तो फिर योर टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वो 1.5 करोड़ के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे स्टेट्स के लिए एप्लीकेबल है। बाय डिफॉल्ट 1.5 करोड़ इज द लिमिट फॉर गुड्स, लेकिन अगर आप 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर आपका एक भी ऑफिस सिचुएट हो जाता है तो आपके लिए लिमिट घट के 1.5 करोड़ से कम होके 75 लाख के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑल ओवर इंडिया के हर ऑफिस का मिला के एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका लास्ट ईयर का 1.5 करोड़ तक था या फिर 75 लाख तक था तो आप एटलीस्ट करंट ईयर में आप ये बोल सकते हो दैट यू आर एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, वही अगर आप सर्विसेज प्रोवाइडर हो, मतलब 10(2)(a) ये वाला 10(2)(a) वाला अगर आप अदर सर्विसेज प्रोवाइडर हो तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू 50 लाख तो इन दैट केस you will be in the current year you will be eligible for the composition levy। ठीक है, you will be eligible for the composition levy। ठीक है, सर्विसेज में स्टेट वाइज वगैरह कोई बाइफिकेशन नहीं है। अच्छा, अभी सबसे पहले तो आपने लास्ट ईयर का टर्नओवर देखा, ये फर्स्ट वाले स्कीम में आपने देखा अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख तक है तो फिर करंट ईयर में एटलीस्ट यू आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है, सिमिलरली सर्विसेज के केस में अगर लास्ट ईयर का आपका टर्नओवर 50 लाख तक है तो एटलीस्ट इन द करंट ईयर नाउ यू आर एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। बराबर है ना? ठीक है, अभी ये जो एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट कर रहे थे वो कैसे करना है? ठीक है, ये एग्रीगेट टर्नओवर तो पहली बात आप पिछले साल का कैलकुलेट कर रहे थे, अब उसके अंदर क्या इंक्लूड करना है क्या एक्सक्लूड करना है ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब टोटल सप्लाईज आपका इंक्लूड होगा। इंटरस्टेट होने दो या इंट्रा स्टेट होने दो, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। लेकिन मैम अभी आपने बोला अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते हो। अरे ये तो आप लास्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो ना, लास्ट ईयर में आपने कर दिया इंटरस्टेट चलेगा, करंट ईयर में लेकिन आप एलिजिबल, करंट ईयर में अगर आपको एलिजिबल होना है तो करंट ईयर में आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, वही स्टार यहाँ पे मार्क करके नीचे आपके लिए नोट भी लिखा गया है कि ये तो आप एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द लास्ट ईयर, फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, उसमें तो आपको पूरा का पूरा सप्लाई लेना है राइट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 31 मार्च पिछले साल का। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें एक्सक्लूड होने वाली है। एक तो आपकी जीएसटी टैक्सेस पूरे के पूरे एक्सक्लूड हो जाएंगे क्योंकि हम जब भी टर्नओवर लेते हैं दैट इज ऑलवेज नेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, दूसरा मानो अगर आपने कोई भी परचेजेस किया होगा जिसके ऊपर आपने टैक्स भरा है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो वो आपके टर्नओवर के अंदर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो आपका परचेजेस है ना, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं। एंड तीसरा, मानो आपने एक ऐसा सप्लाई दिया है, ठीक है, मानो आपने एक ऐसा सेल्स किया है विच इज इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस एंड जिसके लिए आपको इन रिटर्न इंटरेस्ट या डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे हम किसी को लोन दे रहे हैं, हमको सामने वाला इंटरेस्ट दे रहा है तो ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर एग्रीगेट टर्नओवर। बोल रहे हो उसको कंसिडर मत करो व्हाइल कैलकुलेटिंग 1.5 लाख एक्सेट्रा। वो गुड्स या सर्विसेज से रिलेटिंग थोड़ी ना, गुड्स से रिलेटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सर्विसेज से रिलेटेड है। एंड ये वाला जो सर्विस है ना हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, इट इज एन एग्जेम्प्ट सर्विस। तो बोला कि जो भी इंटरेस्ट या डिस्काउंट का वैल्यू रहेगा उसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड मत करना। ये सारी की सारी चीजें प्लस माइनस करने के बाद में आपको एग्रीगेट टर्नओवर मिलेगा, वो आप चेक करो कि वो 1.5 करोड़ 75 लाख एंड 50 लाख के कंडीशन के अंदर फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर लास्ट ईयर में मेरा एग्रीगेट टर्नओवर इज विद इन दिस लिमिट्स, मतलब करंट ईयर में आई कैन से दैट ओके आई कैन नाउ ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन लेवी। अभी करंट ईयर में व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी, तब आप टैक्स भरोगे एट डिस्काउंटेड रेट्स, ठीक है। अभी आप टैक्स भरोगे एट कंसेशनल रेट्स। नाउ व्हाट इज दैट कंसेशनल रेट एट विच यू विल पे द टैक्स, वो समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, मतलब आप गुड्स के अंदर ही इन्वॉल्व हो, 10(1) 10(2) वाले स्कीम के अंदर ही आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व हो, तो आपके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स आएगा वो आएगा 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। मतलब आपके जितने भी ऑफिसेज रहेंगे इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, सबका टर्नओवर कैलकुलेट करो एंड सबके ऊपर रिस्पेक्टिवली 1% CGST एंड SGST आपको वो रिस्पेक्टिव CGST एंड SGST अकाउंट के अंदर पे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आपको 0.5 करके, ये 1% आपका हो रहा है, ठीक है। 1% ऑफ द टर्नओवर इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लेकिन यू शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नोटिफाइड प्रोडक्ट्स जैसे एडिबल आइस है, आइसक्रीम है, फिर टोबैको है, पान मसाला है, फिर टोबैको रिलेटेड सब्सटीट्यूट्स हो गया, फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गया, ये ब्रिक्स वगैरह, बिल्डिंग ब्रिक्स वगैरह हो गया। बोले भाई अगर आप इसके मैन्युफैक्चरिंग, इसके आप ट्रेडिंग में रह सकते हो, लेकिन अगर आप इसके मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप कॉम्पोजिशन में आओ ही मत, ठीक है। आप बड़े हो, आप जाके नॉर्मल रेगुलर स्कीम के अंदर टैक्स पे करो, ठीक है। तो इन शॉर्ट इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरर तो फिर 1% का टैक्स आपका एप्लीकेबल है। वही अगर आप मानो ट्रेडर हो, होलसेलर हो, एनी वन अदर देन मैन्युफैक्चरर गुड्स से रिलेटिंग, तो फिर वापस है 1% इज योर टैक्स। बट देखो ना, टर्नओवर में सिर्फ कौन सा सप्लाई लिया है, 1% ओनली ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। मतलब एग्जाम सप्लाई नहीं लेंगे, 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। फायदा हो गया हमारे लिए, हमारा टर्नओवर कम हो गया। फिर उसके बाद में सेक्शन 10(1) एंड 10(2) के अंदर ही मानो अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, तो फिर आपके लिए टैक्स रेट हो गया 5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो भी आपका वो स्टेट के अंदर टोटल टर्नओवर है मल्टीप्लाइड बाय 5% इज योर फ्लैट रेट जो आप पे करोगे। एंड लास्ट अगर आप 10(2)A के अंदर कवर्ड हो, मानो आप अदर कोई भी दूसरे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपके लिए टैक्स रेट इज इक्वल टू 6% ऑफ द टोटल टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इन शॉर्ट अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। अगर आप अदर देन मैन्युफैक्चरर हो लेकिन गुड्स में ही डील करते हो, तो 1% ऑफ द टैक्सेबल टर्नओवर इज द टैक्स रेट ऑन यू, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, तो फिर इन दैट केस 5% ऑफ द टर्नओवर। और अगर आप अदर सर्विस, कोई भी दूसरा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो 6%, मतलब 18%, 28% के बजाय ये सारे के सारे टैक्स रेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है, बिकॉज यू हैव कम अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। अभी ये जो भी आपको कैलकुलेट करना है, मानो 1%, 5%, 6%, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, दैट यू आर कैलकुलेटिंग ऑन द टर्नओवर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। नाउ हाउ टू कैलकुलेट दैट टर्नओवर वो समझ लेते हैं। ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अभी इसमें टैक्सेबल सप्लाईज और एग्जेम्प्ट सप्लाई लोगे खाली विद इन द स्टेट वाला, क्योंकि अगर आप दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो भाई ये तो अभी करंट ईयर का कैलकुलेट कर रहे हो ना। करंट ईयर में आप टैक्स भरने वाले हो कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो आप करंट ईयर का, तो करंट ईयर में क्या नहीं चलता, करंट ईयर में आपका इंटर स्टेट सप्लाई एंड एक्सपोर्ट सप्लाई बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसके लिए खाली आप विद इन द सेम स्टेट का टैक्सेबल सप्लाई एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई का टोटल ले लो, वो आपका टर्नओवर हो गया, ठीक है। लेकिन ट्रेडर के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई मत लेना। ट्रेडर के लिए क्या बोला था, ट्रेडर के लिए खाली टैक्सेबल सप्लाई बोला था, 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। फिर 3 चीजें तो सेम थी जो यहाँ पे भी एक्सक्लूड होने वाली है। जीएसटी टैक्सेस आपकी एक्सक्लूड हो जाएगी। आपने अगर कोई परचेजेस किया होगा जिसके ऊपर आप आरसीएम के अंदर टैक्स भर रहे हो, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो आपका परचेज है, वो आपका टर्नओवर नहीं है। एंड अगर आपको कुछ भी इनकम मिला इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट बाय गिविंग लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स, वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर से बाहर निकाल दो, उसके ऊपर भी कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हम टैक्स नहीं भरेंगे, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक्सक्लूड होगी, वो है कि आपका जो भी टर्नओवर है फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मानो अब तक आप अनरजिस्टर्ड थे, मानो फॉर एग्जांपल मानो ये आपका फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, तो आप अनरजिस्टर्ड थे, तो कैन वी से फर्स्ट का जो स्टार्टिंग का जो 20 लाख रुपए होता है थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, तब तक तो आपको टैक्स नहीं भरना है ना। तो फिर उतना स्टार्टिंग का टर्नओवर आप एक्सक्लूड कर दो, वो आपके एग्रीगेट टर्नओवर में तो आएगा, लेकिन उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। टैक्स आप भरना चालू करोगे ओनली आफ्टर दैट। इसके लिए हमने उसको ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के टर्नओवर में से हमने उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने मल्टीपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे हुए हैं अपने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर एंड फास्ट ट्रैक लेक्चर्स के अंदर भी एग्जाम्पल्स के तौर पे किए हुए हैं। यस, तो ये कैलकुलेशन से आपको एटलीस्ट आपका टर्नओवर मिल जाएगा कि भाई
कितने टर्नओवर के ऊपर हमको टैक्स भरना है, ठीक है। ये सब आप कैलकुलेशन करंट ईयर का कर रहा हूं। अभी करंट ईयर में आप एलिजिबल हो कि नहीं हो उसके लिए आपने जाके चेक किया था प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, उसमें आप पूरा का पूरा एग्रीगेट टर्नओवर लोगे राइट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। फिर उसके बाद में नाउ हु आर द पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल, 5 ऐसे लोग हैं जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते, ठीक है। एक तो आप ऐसे कोई गुड्स या सर्विसेज में डील कर रहे हो जिसके ऊपर टैक्स ही नहीं है, तो अगर टैक्स ही नहीं है तो कॉम्पोजिशन स्कीम का मतलब ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, अगर आप कोई भी इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंटरस्टेट सप्लाई या एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहे हो, तो भाई तुम यहाँ पे आओ ही मत, ठीक है। यू आर नॉट एलिजिबल, तुम बड़े लोग हो, तुम रेगुलर स्कीम के अंदर जाओ। लेकिन अगर आपको परचेजेस करना है दूसरे स्टेट से तो आप कर सकते हो, सेल्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर मानो आप कोई एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर डायरेक्ट कस्टमर को, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द कस्टमर, जिसमें 95 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब टीसीएस एप्लीकेबल है, 95 एप्लीकेबल नहीं है, टीसीएस एप्लीकेबल है। तो फिर जैसे टीचिंग सर्विसेज का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो तो 95 के अंदर नहीं आ रहा था, तो उसमें टीसीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फिर वो अगर मैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ तो आई कैन नॉट गो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। वो लोग बोल रहे हैं भाई तुम रेगुलर स्कीम के अंदर ही जाओ। फिर अगर आप वो नोटिफाइड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरर हो, वो आइस क्रीम हो गया, एडिबल आइस वगैरह हो गया, तो फिर उसके ऊपर भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं एप्लीकेबल होगा। एंड लास्ट, अगर आप सीटीपी हो या फिर एनआरटीपी हो, अगर आप टेम्पररी पीरियड के लिए इंडिया में आके धंधा कर रहे हो, सीटीपी मतलब तो आप इंडिया के ही और इंडिया में टेम्पररी पीरियड के लिए धंधा कर रहे हो, एनआरटीपी मतलब आप आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हो, इंडिया में टेम्पररी पीरियड के लिए धंधा कर रहे हो, आप तो वैसे भी टेम्पररी पीरियड के लिए कर रहे हो, तो क्यों कंसेशन चाहिए, चुपचाप नॉर्मल स्कीम के अंदर रहो एंड उसमें जीएसटी पे करो। तो ये 5 ऐसे लोग हैं जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर नहीं आ सकते। समझ रहा है इतना, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, ठीक है। अभी मानो आप 10(1) या 10(2) के अंदर रजिस्टर्ड हो, ठीक है, मतलब आपने कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर गुड्स या फिर रेस्टोरेंट वाला सर्विस लिया हुआ है, ठीक है, मतलब मेनली गुड्स के अंदर आप सर्विस गुड्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। इसके साथ में अगर आपको थोड़ा सा कोई अदर सर्विसेज प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हो क्या, हाँ कर सकता है, बट ओनली अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट, ठीक है। मैम वो लिमिट कितना है, वो लिमिट है 10% ऑफ योर टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, 10% ऑफ योर टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 lakhs विच एवर इज हायर। मैक्सिमम इतने अमाउंट का आप अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप ये लिमिट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो तो पूरे की पूरी चीज के लिए यू कैन स्टे अंडर द कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है। सिमिलरली मानो आप 10(2)A वाले पर्सन हो, मतलब मेनली आपने खुद को रजिस्टर किया हुआ है फॉर सर्विसेज, लेकिन साथ में आपको कुछ मार्जिनल सप्लाई ऑफ गुड्स करना है, तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट फिलहाल तक इसका लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, तो उन लोगों ने मार्जिनली थोड़ू सा सर्विसेज के साथ में अगर आपको गुड्स प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, जब आप ये 10% ऑफ टर्नओवर कर रहे हो, वो टर्नओवर में वापस से वही सब आपका जीएसटी टैक्सेस हो गया, परचेजेस हो गया, इंटरेस्ट और डिस्काउंट वगैरह होगा, वो सब कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा, वो सब आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये लास्ट कुछ प्रोविजंस पे चलता है, तो जो जीएसटी के बारे में बात कर, जो कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात कर रहा है, ये लोग बोल रहे हैं कि भाई मानो अगर कोई कॉम्पोजिशन डीलर है, ठीक है, अभी वो जब भी सप्लाई करेगा तब वो सामने वाले से कभी भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, उतना ध्यान रखना। दिस पर्सन कैन नेवर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम द अदर पर्सन एंड दूसरी बात, उसको जो भी टैक्स भरना है ना, वो टैक्स भी उसको अपने पॉकेट से भरना, ठीक है, कलेक्ट नहीं कर सकता तो अपने पॉकेट से ही भरना पड़ेगा, एंड जो कुछ भी भरा उसका कुछ भी आईटीसी वगैरह भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली मानो इसने कुछ परचेजेस किया, ठीक है, वो परचेजेस के ऊपर अगर इसने टैक्स भरा होगा तो वो टैक्स का भी इसको कुछ भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, ना परचेज के टाइम पे कुछ आईटीसी है, ना सेल के टाइम पे कुछ आईटीसी है, ना हमने जिसको बेचा उसको भी बेचारे को कुछ भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब ये टोटली आउटसाइड द चेन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। फिर दूसरा, मानो अगर इसने कुछ परचेजेस किया, ठीक है, मानो अगर ये कोई कॉम्पोजिशन डीलर है, मानो मैंने अगर कुछ परचेजेस किया जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल हो गया, मानो मैंने वो कैश्यू नट्स वगैरह कुछ परचेज किया जिसमें आरसीएम है, तो अभी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो अब जब मैं ये टैक्स पे करूंगी ना, तब उसके ऊपर डिस्काउंटेड रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो आरसीएम के अंदर आप टैक्स भर रहे हो, इसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर ये जो भी बिल ऑफ सप्लाई, देखो अब ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहा तो ही कैन नॉट इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज टैक्स इनवॉइस, सो ही विल इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज बिल ऑफ सप्लाई, एंड बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर एकदम ऐसा मस्त लिखा हुआ होना चाहिए दैट आई एम अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द
टैक्स, सो दैट सामने वाले को भी पता चले भाई आई हैव डन द ट्रांजैक्शन विद अ कॉम्पोजिशन पर्सन। ठीक है, फिर दूसरी बात, अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और अपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में वो हर नोटिस बोर्ड पे लगा के रखेगा आई एम अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, सो दैट कोई भी उसके ऑफिस में आता है तो भाई उनको पता रहेगा कि इसके साथ में ट्रेड करना है कि नहीं करना है। बिकॉज इनके साथ में ट्रेड करने में एक ही तकलीफ है कि भाई उनको आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, आईटीसी नहीं मिलता है तो फिर वो आगे का पूरा चेन खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चीज, अभी मानो मैं आज के दिन अनरजिस्टर्ड हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे अभी रजिस्टर होना है। ठीक है, और रजिस्टर जब भी होता है ना तब हमारे पास में दो चॉइस होता है, एक तो होता है कि आप रेगुलर स्कीम के अंदर जाओ या तो जाओ आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर। तो मैंने सोचा एक काम करता है, रजिस्टर तो हो जाता है एंड वी विल गो अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो टाइम पे आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म जीएसटी आरईजी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, फॉर्म जीएसटी आरईजी 01, उसके पार्ट बी के अंदर डाल दो कि यू वांट टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन का इफेक्टिव डेट रहेगा वही दिन आपका कॉम्पोजिशन लेवी का भी इफेक्टिव डेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मानो अगर कोई पर्सन है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर नॉर्मल स्कीम और अब उसको रजिस्टर होना है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? गवर्नमेंट ने बोला कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मिडल ऑफ द ईयर से नहीं हो सकता, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से ही हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से अगर आपको एप्लीकेबल करना है तो वो साल स्टार्ट होने के पहले पहले जीएसटी पोर्टल पे जाके इंटीमेशन फाइल कर दो कि आपको कॉम्पोजिशन लेवी के अंदर आना है। ठीक है, तो मतलब अगर आप टोटली अनरजिस्टर्ड हो, अभी आपको रजिस्टर होना है तो कभी भी हो जाओ, लेकिन अगर आप नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में आना चाह रहे हो तो दैट कैन बी डन ओनली फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फिर उसके बाद में अभी उन्होंने बोला कि भाई ये जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम है ये कब तक वैलिड रहेगी? तो उन्होंने बोला जब तक आपका वो थ्रेशोल्ड लिमिट था ना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जब तक आपका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, 75 लाख, 50 लाख, जब तक ये चलता रहेगा, एवरी ईयर आपको जाके एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, जब तक ये लिमिट्स एक्सीड नहीं होते तब तक तो आप कॉम्पोजिशन में चला सकते हो। एक बार अगर जाके आपका लिमिट्स एक्सीड हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट ईयर से इनएलिजिबल हो गए। ठीक है, वापस आपको अगर एलिजिबल होना है तो वापस से वो लिमिट जाके चेक करो एंड कंपल्सरीली देन यू विल हैव टू विड्रॉ। ठीक है, तो जिस दिन पे भी आपका टर्नओवर मानो वो लिमिट से एक्सीड होता है उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको जाके जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि भाई मेरा लिमिट्स एक्सीड हो गया, नाउ आई वांट टू स्टार्ट पेइंग द टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। ठीक है, देखो आपको नेक्स्ट डे से ही रेगुलर स्कीम में टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन इंटीमेशन आप कर सकते हो विद इन 7 डेज। ठीक है, अभी कोई कोई केसेस में ऐसा होगा कि आपने को वॉलेंटरीली आपने सोचा विड्रॉ कर लेता है, भाई एक काम करता है मेरे से बहुत कम लोग परचेजेस कर रहे हैं तो आई एम देयर अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम, आई वांट टू गो इन द नॉर्मल स्कीम। गवर्नमेंट बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर कॉम्पोजिशन में जाना था, ठीक है, कॉम्पोजिशन में अगर जाना था तो बोला कि न्यू फाइनेंशियल ईयर से ही चालू होगा, लेकिन कॉम्पोजिशन से नॉर्मल में आना है तो बोला कोई बात नहीं, इंटीमेशन फाइल कर दो, जो भी डेट आपने लिखा होगा कि आपको इस दिन से कन्वर्ट करना है उस दिन से हम आपको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में मानो आपने टैक्स अथॉरिटीज को एप्लीकेशन दिया कि आपको कॉम्पोजिशन के अंदर जाना है, ठीक है, ये वाला केस पकड़ लेता है, नॉर्मल से आपको कॉम्पोजिशन में जाना है या फिर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर होकर कॉम्पोजिशन के अंदर जाना है, तो टैक्स अथॉरिटीज कभी कभार आपके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं अगर उनको डाउट रहा तो। ठीक है, अगर उनको डाउट रहा कि नहीं आप सही नहीं बोल रहे हो कि that you are eligible for composition scheme, so in that case tax authorities can issue a show cause notice on you and वो आपको बोल सकता है कि भाई तुम show us the reasons, give us the reasons why we should take you under composition scheme and फिर depending upon your reply वो बताएंगे कि भाई आर यू एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम या फिर यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, और अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो वो या तो करंट डेट या तो कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से आपको नॉर्मल स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं, तब से फिर आपको टैक्स लाइबिलिटी पे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे लास्ट में कुछ अदर पॉइंट्स बोला हुआ है, जहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है एक तो कॉम्पोजिशन स्कीम वाला का लाइफ कहाँ पे सॉर्ट हो जाता है, इनको कुछ भी HSN SEC वगैरह देखने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनके लिए तो रेट ऑफ टैक्सेस ही टोटली अलग है, तो कुछ भी क्लासिफिकेशन वगैरह इन लोगों को करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये लोग तो टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दे कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस, इफ दे कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस दे विल इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज बिल ऑफ सप्लाई एंड उसके ऊपर भी लिखा हुआ रहेगा दैट ही इज अ कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, फिर क्वार्टरली बेसिस पे एवरी क्वार्टर का टर्नओवर लेगा, वो क्वार्टर के ऊपर टर्नओवर के ऊपर प्रिस्क्राइब परसेंटेज लगा देगा, टैक्स भर देगा, काम खत्म, इसका कुछ भी क्रेडिट वगैरह नहीं मिलेगा। एंड जीएसटी रिटर्न भी इसको साल में एक ही फाइल करना है, एनुअल रिटर्न बोलते हैं उसको, जो हम आगे रिटर्न वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, वो एक एनुअल रिटर्न फाइल कर देगा, काम खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि भाई अगर मानो एक ही पैन वाला बंदा है,
और उसके इंडिया में मल्टीपल ऑफिसेज है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मुझे एक ऑफिस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए, दूसरे ऑफिस के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं चाहिए। तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा, यूनिफॉर्म रहना पड़ेगा। अगर आप एक ऑफिस में कॉम्पोजिशन ले रहे हो तो सब ऑफिस में कॉम्पोजिशन लो, अगर आप एक में नहीं ले रहे हो तो सब में मत लो। समझ रहा? तो जो भी आपने चूज किया है, जो भी आपने स्कीम चूज किया है, वो ओवरऑल फुल इंडिया के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने अभी धोखाधड़ी करने का कोशिश किया गवर्नमेंट के साथ में, आपने रॉन्गफुली कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट वगैरह अवेल करने का कोशिश किया है, वेयर एज यू वेर नॉट एलिजिबल, मानो आप एक्सपोर्ट के अंदर वगैरह इन्वॉल्व हो, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के अंदर इन्वॉल्व हो, या फिर मान लो कि ऑलरेडी टैक्स अथॉरिटीज ने आपको ना बोल दिया था, या फिर मानो कि आपका टर्नओवर लिमिट एक्सीड वगैरह हो गया, तो वहाँ पे तो फिर अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो आपको पेनल्टी, टैक्स, जो कुछ भी था वो सब आपको पे करना पड़ेगा। पेनल्टी एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 विल बिकम एप्लीकेबल। इतना समझ में आ रहा है? यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये आपका पूरा का पूरा चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर था, जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोविजंस, लास्ट डे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू है ना, सो सारे के सारे रेलेवेंट प्रोविजंस हमने ये चैप्टर के अंदर डिस्कस करने का कोशिश किया है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। यस, ऑल द बेस्ट।